तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेशन जो पढ़ना है उसमें देखिए पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग ऑसिलेशन में उसको समझिए। फॉर एनी एसएचएम, किसी भी एसएचएम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t 2 पाई t इक्वल 2 पाई और होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये किसी भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो एसएचएम कर रहा है जो पार्टिकल। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑसिलेशन मतलब हो गया 2 पाई और ये हो गया x अपॉन a, 2 पाई x अपॉन a हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है स्प्रिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जब स्प्रिंग में ऐसे फोर्स लगता है, कोई भी पार्टिकल को पकड़ के ऐसे खींचा जाए, ऐसे मास को पकड़ के खींचा जाए तो एक फोर्स डेवलप होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स का वैल्यू होता है kx। उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है kx। और हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ और यहाँ मिला करके kx इज इक्वल टू क्या है ma, एक्चुअली माइनस kx फोर्स होता है रीस्टोरिंग में, ये मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से x अपॉन a जो हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन a और ये हो जाएगा m अपॉन k। और अगर इस x अपॉन a के वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो हमारा जो फाइनल टाइम पीरियड निकल जाएगा स्प्रिंग के लिए, वो स्प्रिंग के लिए निकल जाएगा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा x बाई a, x बाई की जगह क्या हो जाएगा m बटा में a। तो ये हो जाता है टाइम पीरियड किसके लिए, किसी भी स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना हो गया, तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन a। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला चीज, इसके बाद जो अगला चीज है उसको समझते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से क्वेश्चन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से क्वेश्चन जो है तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उसका फॉर्मूला होता है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस Kn। और अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका डेरिवेशन दे दिया गया है पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई Kn। तो ये फॉर्मूला हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते Kn तक। और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर पढ़ेंगे तो 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 डॉट 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 प्लस 1 बाई Kn तक। तो अभी आप 3 फॉर्मूला समझ गए। एक फॉर्मूला आप समझ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, एक फॉर्मूला आप समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और अभी एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का समझे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन a। ये 3 फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और अभी कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज में याद रखिएगा रेसिप्रोकल का एडिशन है और इसमें डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन केवल निकाल लेते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें क्वेश्चन का तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस तरह का। ये क्वेश्चन है असाइनमेंट में आपका दिया हुआ क्वेश्चन। और इस जगह पे मास है। अगर पूछा जाए कि इसका टाइम पीरियड क्या है और ये जो वैल्यू है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी K है और इसका भी K है। अब इसका पूछना है कि टाइम पीरियड कितना हो। टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए 2 पाई m अपॉन K ये होना चाहिए। अब इसमें K का वैल्यू निकालना है, मास तो m है, K का वैल्यू निकालना है। अब दोनों एंड देखिए इसका बंधा हुआ है, हम आपको पढ़ाए थे पैरेलल में
कि दोनों एंड दोनों का एकदम फिक्स रहेगा इस तरह से। तो यहाँ ये दोनों आपस में आ जाएगा पैरेलल में। तो पैरेलल में ये दोनों अगर है तो इन दोनों ऊपर का जो कॉम्बिनेशन होगा k इक्विवेलेंट उसका हो जाएगा k प्लस k, कितना हो जाएगा 2k। इन दोनों को भी देखिए पैरेलल में दोनों रिजिड एंड है, यहाँ फिक्स एंड है, तो इन दोनों नीचे वाले का भी k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2k। अब दोनों के लिए अगर एक फिगर बनाया जाए तो ये आ जाएगा ऊपर में स्प्रिंग का k इक्विवेलेंट, और ये दोनों मिलकर एक बन जाएगा, तो ये नीचे वाले स्प्रिंग का k इक्विवेलेंट, और नीचे यहाँ पे मास क्या है m। अब इसका जो आया, इसका वैल्यू आया 2k, इसका वैल्यू क्या आया 2k। अब ये दोनों सीरीज में आ गया। सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1/k1 प्लस 1/k2। अब अगर हम इसमें रखें तो 1/2k प्लस 1/2k, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, और 1 प्लस 1 ऊपर भी क्या आ जाएगा 2, ये हट जाएगा, तो आ जाएगा 1/k इक्विवेलेंट। तो 1/k इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/k, यानी कि k इक्विवेलेंट बराबर आ गया k। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में अगर t इज इक्वल टू 2π√m और k इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया k, ये जो है हमारा क्या निकल के आ गया, टाइम पीरियड निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगला कुछ नहीं है, देखो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों में फिक्स यहाँ पे यहाँ भी, तो k प्लस k 2k। ठीक, इसी तरह से k प्लस k कितना आ गया 2k। अब इन दोनों को हटाकर एक बना दो और इन दोनों को हटाकर एक बना दो। इसका वैल्यू k और k मिलकर हो गया 2k, इसका वैल्यू k और k मिलकर हो गया 2k। सीरीज में है तो 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2, 1/k1, k1 का वैल्यू हम लोग रख दिए 2k, k2 का वैल्यू क्या रख दिए 2k, और यहाँ एलसीएम लेके k इक्विवेलेंट निकल गया, और वहाँ पे k इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पे पुट कर दिए। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2πm/k। ओके, k इक्विवेलेंट 5 क्या था मेरा 5 फिर, मतलब k इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा उसको k की जगह रख देंगे, मास पर हम दिया ही हुआ है। अब इसके बाद अगला चलता है, अगला हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में लास्ट दिन दिया हुआ, ये है m, और फिर से यहाँ पे एक और स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसे है, और इसको कह रहा है k1 और यहाँ पे क्या है k2। कह रहा है इसमें कि अगर इसको किसी भी तरह ऑसिलेट कर दिया गया, ऑसिलेशन का मतलब आइदर इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया गया या इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया गया, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सपोज करिए इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया, मास जो है वो इधर शिफ्ट हो गया है, तो अगला जो फिगर बनेगा ये ऐसे हो जाएगा, और ये मास यहाँ m है और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपको इलॉन्गेशन दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कॉम्प्रेशन। एक जगह इलॉन्गेशन हो गया और एक जगह कॉम्प्रेशन हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, इसका वैल्यू k1 है, इसका वैल्यू k2 है। ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा k2x इधर, और ये इलॉन्गेट हुआ तो ये भी इधर खींचेगा, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला k1x, एक हो जाएगा k2x, एक हो जाएगा k1x। अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स हो गया F1 प्लस F2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम रहने पे ऐड कर देंगे k1x प्लस k2x, और F बराबर होता है m में, तो फोर्स बराबर हो गया x कॉमन ले लिए तो हो गया k1 प्लस हो गया k2। अब यहाँ से x बाई ए, तो x बाई ए क्या लिख पाएंगे, तो x बाई ए तो हो जाएगा m बटा में k1 प्लस k2। अब हमारा जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π डिस्प्लेसमेंट बटा में एक्सेलरेशन, 2π डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फॉर एनी सेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा t बराबर 2π, x बाई ए का वैल्यू क्या आ गया है m, और बटा में क्या आ गया k1 प्लस k2, ये हमारा आंसर है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये निकलेगा इस कॉम्बिनेशन के लिए। समझ में आ गया होगा, तो इसको बस ध्यान से लिख लेना है। तो x बाई ए k1 प्लस k2, तो वहाँ पे पुट कर दो वैल्यू।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक और स्प्रिंग है, इसका वैल्यू दिया है 2K, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2K। इसके बाद यहाँ पे है मास M, और मास M के बाद एक स्प्रिंग यहाँ से है, एक स्प्रिंग यहाँ से है, और ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू है K, और इसका वैल्यू क्या है 2K। टाइम पीरियड फिर से निकालना है, उसी तरह से किसी एक तरफ ऑसिलेट करके निकाल लेना है। तो पहले कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग बचेगा, इसका मास M, और सीरीज कॉम्बिनेशन 1/2K 1/2K अगर हम करेंगे तो 1/2K भी किए थे, तो कितना हो जाएगा K, 1/2K करेंगे तो कितना हो जाएगा K। अब यहाँ पे K और 2K है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3K, ठीक है। अब यहाँ पे K और 3K आ गया, अब इसको एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया, तो ऐसे हो जाएगा। पानी इधर शिफ्ट इस बार कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा मास M, और ये इस तरह से खुल जाएगा। ये स्प्रिंग 3K है, और ये क्या है K। ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, तो कितना हो जाएगा KX, यानी 3KX, और ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा KX। अब यहाँ से ये दोनों फोर्स है, तो फोर्स नेट फोर्स कितना हो गया, तो नेट फोर्स हो गया 3KX प्लस KX, हो गया 4KX, और फोर्स बड़ा होता है M में, तो M का वैल्यू क्या हो गया 4KX। तो X/A क्या हो गया, तो M बटा हो गया 4K, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है 2π√x बटा में A। तो ये हो जाएगा T हो जाएगा 2π, और x/K का जगह वैल्यू क्या लिखेंगे M बटा में 4K। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद डॉपलर इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए डॉपलर इफेक्ट में बताया जाता है, अगर हम बात करें डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट में क्या बताया जाता है, सुनिए ध्यान से। कहा गया है कि अगर मान लीजिए सोर्स है, और सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। सोर्स ने साउंड वेव प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड वेव जो प्रोड्यूस होकर जा रहा है आगे की तरफ, इसका अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज होता नहीं। इसलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V/λ। तो ये आपका याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो कभी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन डॉपलर का क्या कहना है कि अगर सोर्स है और इसने साउंड को ऐसे प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्वर है, इन दोनों के बीच में अगर अप्रोच वाला इंसिडेंट हुआ, एक दूसरे के करीब जाने लगे, ये इसके तरफ बढ़ने लगे, ये इसके तरफ बढ़ने लगे, या ये रेस्ट में रहे तो ये इसकी तरफ बढ़े, ये रेस्ट में रहे तो ये इसकी तरफ बढ़े, कुछ भी अगर ऐसा घटना हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जो हियर्ड इसके द्वारा ऑब्जर्वर द्वारा होगा वो इंक्रीज हो जाता है। और वही दोनों के बीच में, अगर दोनों के बीच में सेपरेशन शुरू हो जाए, दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाए, तो सेपरेशन के केस में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज महसूस होगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकता है, फ्रीक्वेंसी घट भी सकता है। अगर एक दूसरे के करीब दोनों जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ इस टर्म में डिक्रीज हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है
तो वेवलेंथ इस टर्म में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस घटना को जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। और अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और रेड का फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो व्हाट इज डॉपलर सब्जेक्ट, एक बार फिर से डॉपलर का कहना है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता हुआ अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा हुआ महसूस होगा, वेवलेंथ घटा हुआ महसूस होगा। इस घटना को ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और ठीक उसी तरह से अगर उन दोनों के बीच में सेपरेशन है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे क्लास में, और अब जो है कुछ जो क्वेश्चन बच गया है उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो ठीक है ना, हम बता देते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, इसमें 43 क्वेश्चन शायद नहीं हुआ था, 43 क्वेश्चन नंबर 43 असाइनमेंट का ये नहीं हो पाया था क्लास में। तो देख लीजिए, कह रहा है कि व्हेन इंजन गोज अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब कि ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और इंजन जो है, कोई भी इंजन होगा वो इंजन क्या है, इंजन जो है यहाँ से इससे दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और इससे क्या हो रहा है, इंजन दूर जा रहा है। इंजन का मतलब क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है, ये दूर जा रहा है। एक चीज और बता देते हैं डॉपलर इफेक्ट में थोड़ा सा। देखो डॉपलर इफेक्ट में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है V माइनस VO V माइनस VS बटा में रियल फ्रीक्वेंसी। यहाँ न्यू डैश जो है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो न्यू जो है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं रियल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रियल फ्रीक्वेंसी। आपका जो V है वो दोनों जब ऊपर नीचे है इसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर हम बात करें VS तो VS का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी क्या होता है, सोर्स। और अगर हम बात करें VO, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। अब ये है घटना। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिए कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, जो वेलोसिटी ऑफ क्या है, साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमेशा पॉजिटिव लेना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और बाकी साइन उसी के हिसाब से चलेगा, बाकी साइन उसी के हिसाब से हम लोग को सिलेक्ट करना है, चाहे वो साइन ऑब्जर्वर का हो चाहे वो किसका हो, सोर्स का हो। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और इंजन जो है उससे ऐसे ऐसे दूर जाने लग रहा है। अब इस जगह से इंजन अगर दूर जा रहा है तो कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी सुना, ये फ्रीक्वेंसी जो है कह रहा है कि रियल फ्रीक्वेंसी का 6/7 टाइम्स है। ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो रियल फ्रीक्वेंसी का कितना है, 6/7 टाइम्स है। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इंजन यहाँ से दूर जा रहा है। अब ये जो सुनाई दे रहा है इसको फ्रीक्वेंसी, ये इसके रियल फ्रीक्वेंसी का 6/7 टाइम्स है। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इंजन, और स्पीड ऑफ साउंड दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कैसा दिया है, 330 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, न्यू डैश इज इक्वल टू V माइनस VO। देखिए अल्फाबेटिकल में O ऊपर है, O लिख देंगे, V माइनस क्या, VS, और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ से बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना है, 6/7 न्यू इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी कितना है, स्पीड ऑफ साउंड 330, स्पीड ऑफ साउंड 330, नीचे मिल जाएगा 330। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, यहाँ क्या हो जाएगा, 0। इंजन जा रहा है इधर और साउंड इसको इधर आ रहा होगा, साउंड का डायरेक्शन पीछे होगा और इंजन कहाँ जा रहा है, आगे। तो साउंड का डायरेक्शन को हम यहाँ क्या बोले थे, प्लस लेना है।
साउंड का डायरेक्शन क्या लेना है प्लस, ये वाला डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यानी कि जो माइनस है वेलोसिटी इसका भी माइनस, क्योंकि साउंड का डायरेक्शन प्लस और ये इंजन उससे अपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पे सोर्स जो है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस, और सोर्स का स्पीड निकालना है, इसको लिखेंगे bs, और इसके बाद ये पूरा हो जाएगा न्यू के साथ पूरा। देख लीजिए आराम से, ये 6/7 फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया, स्टेशनरी ऑब्जर्वर यहाँ लिख दिए, वेलोसिटी ऑफ सोर्स के आगे माइनस लग गया क्योंकि साउंड इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला साइन इससे कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है रियल फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा तो ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 उन्हें 330 प्लस bs, और यहाँ से हो जाएगा 7 × 330। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 क्षेत्र 18 19, ये हो जाएगा 1980, और इधर हो जाएगा 6 bs, 1980 प्लस क्या हो जाएगा 6 bs, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0 70 21 0 70 21 70 21 22 23 2310। अब जब इसको घटाएंगे तो 6 bs बराबर आ जाएगा 330, तो bs बराबर हो गया 330 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा bs बराबर हो जाएगा 55 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा 55 मीटर पर सेकंड। ये फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होगा। देखिए ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v माइनस bo v माइनस bs इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ सोर्स, ये रियल फ्रीक्वेंसी। अब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा उसको कौन सा डायरेक्शन लेना है प्लस, उसके हिसाब किताब से साइन को सेट करना है। क्वेश्चन था कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है और इंजन ऐसे जा रहा है, और जो ये सुनाई दे रहा है इसको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन दिया है कि जो सुनाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी 6/7 है रियल फ्रीक्वेंसी। अब हम फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, ये हो गया 6/7 फ्रीक्वेंसी 330 ऑब्जर्वर रेस्ट में स्टेशनरी था तो 0, और इसका डायरेक्शन साउंड का इधर है और जा रहा है इधर, इंजन साउंड निकाला तो सुनाई दिया, तो ये हो गया डायरेक्शन। अब ये हो गया इस तरह से। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में bs का वैल्यू कितना आया 55 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। ठीक है। इसके बाद एक चीज और, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कह रहा है कि ट्रेन मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 34 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो है एक ट्रेन है और ये ट्रेन इधर की तरफ बढ़ रहा है 34 मीटर पर सेकेंड से। तो जो ये फ्रीक्वेंसी सुना ये था v1, और इसके बाद जो है ट्रेन का स्पीड थोड़ा आगे बढ़ के हो गया। इस ट्रेन का स्पीड जो है मतलब इसी ट्रेन का स्पीड आगे चल के हो गया 17 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगला फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया v2। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है 34 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया v1। एक ट्रेन है वो 17 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया v2। अब कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड, तो बताना है v1/v2 इज इक्वल टू क्या होगा। पूछ रहा है कि v1/v2 इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन है ट्रेन का कितना है स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड और इसका कितना है 17 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है कि जब 34 है तो स्पीड है v1, 17 है तो कितना है v2 और वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 हो गया। तो v1/v2 का वैल्यू क्या होगा, v1/v2 का वैल्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो। तो इसका निकाल लेते हैं। v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड 340
और स्टेशनरी ऑब्जर्वर 0 और स्पीड ऑफ साउंड इधर ही सुनाई दे रहा है इसको, इन दोनों का साइन भी पॉजिटिव हो तो जिधर वेलोसिटी ऑफ साउंड है उधर ही ट्रेन का स्पीड भी है। तो यहाँ लिखेंगे 340, स्पीड कितना था 34 प्लस हो गया, क्यों समझ में आया होगा, एक फॉर्मूला वाला माइनस, ये यहाँ पे माइनस होगा, एक फॉर्मूला एक इसका साइन प्लस होगा, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है और इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ 334 है। इसका ये हो गया फ्रीक्वेंसी, कुछ भी होगा फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू2 340 स्पीड ऑफ साउंड, 340 स्पीड ऑफ साउंड, ये 0 स्टेशनरी ऑब्जर्वर और दूसरा मान कितना हो गया 17, डायरेक्शन सेम है, और ये कितना हो गया न्यू। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये रियल फ्रीक्वेंसी से रियल फ्रीक्वेंसी कट जाएगा और ये बन जाएगा न्यू1 बाई न्यू2 इज इक्वल टू हो जाएगा 340 बटा में 340 में 34 घटेगा 306 और ये हो जाएगा 340 और 340 में 17 घटेगा तो हो जाएगा 323। अब इसको अगर हम कट करें, इसको कट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा उसको देख लीजिए, ये आ जाएगा 340 से 340 कट गया, ये बच गया 323 बटा में आ गया 306 और इसको 17 से अगर आप काटिए तो आपका जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 19/18 यानी कि न्यू1 बाई न्यू2 का जो आंसर बना 19 बटा कितना बन गया 18, हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। ये ट्रिपल ई में पूछा है बच्चों सवाल ईमेल में, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन हम करेंगे, इस असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन हम आपको बनवा देंगे, जो असाइनमेंट है इसका सारा क्वेश्चन आपको बनवा दिया जाएगा। इसी तरह से आज क्वेश्चन 3 2 5 क्वेश्चन हुआ, ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में।